हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आद्या और स्वागत करती हूं आप सभी का सिविल्स डेली के एमसीक्यू प्रोग्राम में, जहां इस प्रोग्राम के तहत हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जिनकी हम फैक्चुअल नॉलेज भी देखते हैं और क्या उन क्वेश्चंस में हमने तिकड़म लगाया है, क्या एलिमिनेशन टेक्निक यूज की है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ #CD डेली रिचुअल्स के तहत अपनी तैयारी को और कॉम्पैक्ट और पावरफुल बनाने के लिए। ये सिविल्स डेली का एक नया इनिशिएटिव है जिसके तहत सिविल्स डेली की टीम आपके लिए लेकर आ रही है कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस जैसे कि बर्निंग इश्यूज, एडिटोरियल एंड ओपेड एनालिसिस, डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस, डेली एक्सप्लेनर एंड डेली एमसीक्यूज। इन सभी प्रोग्राम्स के तहत हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी तैयारी हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इन तीनों ही लेवल पर अच्छे तरीके से करा सकें। इसी के साथ साथ हम वीकली बेसिस पर भी आपके लिए एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है आस्क मी एनीथिंग टॉपर्स टॉक डिकोडिंग यूपीएससी एंड यूपीएससी थीम्स, जिसके तहत हम आपकी बात कराएंगे विद नन अदर देन यूपीएससी टॉपर्स से, जहां पर आप उनके साथ अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज जान सकते हैं, उनके सोर्सेस के बारे में जान सकते हैं, कैसे उन्होंने अपनी पूरी तैयारी की, इसके बारे में तमाम बातें आप उनसे पूछ और जान सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज, which of the following statements regarding Gupta art and architecture is are correct? Statement 1, both the Nagara and Dravidian styles of art evolved during this period. Okay. Second कहता है, metallurgy had made a wonderful progress during the Gupta period. और यहाँ पर हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 2 या नीदर 1 और 2, जो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में दिए होते हैं। तो देखो, आप अगर इस क्वेश्चन को देखोगे गुप्ता आर्ट से रिलेटेड, तो आपको पता ही है कि गुप्ता आर्ट, अगर आपने थोड़ी भी हिस्ट्री का आइडिया होगा आपको, तो गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है वो बहुत रिच था आर्ट्स के मामले में। ठीक है, और ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं बहुत प्रोग्रेसिव हैं। तो जब भी यूपीएससी के क्वेश्चंस जब भी आप देखोगे और वहां पर अगर आपको प्रोग्रेसिव कमेंट्स दिख रहे हैं ना, राइट, प्रोग्रेसिव का मतलब है कि हमेशा कुछ अच्छी चीजों के बारे में बताया जा रहा है, कुछ पॉजिटिव चीजों के बारे में बताया जा रहा है और एक सीधी सीधी बात कही जा रही है। ठीक है, और वहां पर कुछ भी नेगेटिव नहीं है, तो पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि ये दोनों मतलब जो स्टेटमेंट्स है हमारे विद प्रोग्रेसिव नेचर, वो सही ही होंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्टेटमेंट्स थे एंड जहाँ तक जो इस स्टेटमेंट का डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम ये मानकर चलेंगे कि इसके दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। चूंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आइए नजर डालते हैं इनसे रिलेटेड जो भी हमारी फैक्ट्स हैं उन पर और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन भी यही कहता है, सी, both the explanations are correct, both the statements are correct because both the Nagara and Dravidian styles of art evolved during the Gupta period, and Gupta period कहीं ना कहीं इसी वजह से बहुत फेमस भी था। And most of the architecture of this period has been lost due to foreign invasions like that of Huns। आपने नाम तो सुना ही होगा कि foreign invasions जो होते रहते थे। एंड जो टेम्पल था देवगढ़ में नियर झांसी एंड द स्कल्पचर ऑफ द टेम्पल एट गढ़वाज नियर इलाहाबाद, दैट रिमेन इंपॉर्टेंट स्पेसिमेन ऑफ द गुप्ता आर्ट। ओके, बट एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट कर लेना कि नागरा और द्रविडियन स्टाइल की बात की है, बट देयर वाज नो इन्फ्लुएंस ऑफ गांधारा स्टाइल। ठीक है, यहाँ पर जो है आपसे यूपीएससी घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये पॉइंट जो है बस आप याद कर लेना, बाकी दोनों ही पॉइंट्स हमारे सही हैं। मेटलर्जी ने भी जो है एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस, एक वंडरफुल प्रोग्रेस दिखाई थी ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं, देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो द दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है ये कह रहा है, द फोक आर्ट ऑफ थुडुम्बटम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैं देती हूं आपको, प्लीज इसको सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। डेली मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूं, तो आज के लिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है। ठीक है, एंड उम्मीद करती हूं कि जैसे आप लोग आंसर देते हैं वैसे मुझे इस बार भी जरूर सही आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियाज मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर अ लैंग्वेज टू बी क्लासिफाइड एज क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट, द लिटरेरी ट्रेडिशन बी ओरिजिनल
एंड नॉट बोरोड फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी। ठीक है, अब अगर हम ये स्टेटमेंट देखेंगे सीधे सीधे तो हमको दिखेगा नॉट, राइट, बट एक्चुअली में ये नॉट जो है ये सही की बात कर रहा है। इट इज सेइंग नॉट बोरोड, जो कि कहीं से बोरो नहीं किया गया हो। ऐसी लैंग्वेज आप खुद सोचो, अगर आप किसी चीज को क्लासिक की का दर्जा दे रहे हो, राइट, और उसको कहीं से बोरो करके दे रहे हो, तो वो क्लासिक एग्जाम्पल तो होगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पर नॉट बोरोड दिया गया और ये हम इसको लेंगे, बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा कह रहा है हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 टू 2000 ईयर्स। ये भी बिल्कुल सही फैक्ट है। अच्छा देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ना, यहाँ पर गड़बड़ कर देता है, जो ये ईयर्स का टाइम फ्रेम दिया होता है इसमें जो है अक्सर मिस्टेक्स दी होती है, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएं और सही को गलत और गलत को सही मार्क कर दें। बट यहाँ पर हमें देखना है कि जो क्लासिकल लैंग्वेज की बात की गई थी उसके रिगार्डिंग 1500 से 2000 साल जो है वो सही था। ठीक है, हमारा तीसरा स्टेटमेंट कहता है a body of ancient literature text which is considered a valuable heritage by generations of speakers। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए D1 to M3। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या कहता है। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है दैट डी इज द करेक्ट आंसर एंड ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्राइटेरियाज यहाँ पर दी गई हैं क्लासिकल लैंग्वेज की, इसको प्लीज प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि घुमा फिरा करके इसमें कुछ चेंजेस करके जो है नेगेटिव बना टेंस को आपसे पूछा जा सकता है। तीन तो हमारे वही स्टेटमेंट है 1500 से 2000 ईयर्स, देन ये लास्ट वाला स्टेटमेंट अ बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर वाला, देन ट्रेडिशन शुड बी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड। चौथा स्टेटमेंट हमारा कहता है क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न देयर में ऑल्सो बी अ डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म्स और ऑफ इट्स ऑफशूट्स। ठीक है, तो वही है कि बोल रहा है कि देखिए जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो डिस्टिंक्ट हो सकता है मॉडर्न लैंग्वेज से, लेकिन उसमें एक ये भी देखी जा सकती है कि उसमें कहीं डिसकॉन्टिन्यूटी तो नहीं है क्लासिकल लैंग्वेज और उसके लेटर फॉर्म्स जो डेवलप हुए हैं उनके बीच में, ये भी देखना पड़ेगा। और विच वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज टू गेट क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस, दैट वॉज तमिल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। तमिल वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज टू गेट क्लासिकल लैंग्वेज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज। पार्लियामेंट्री कमिटीज की बात की गई है, अक्सर पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है वो न्यूज में होती हैं, इसलिए ये क्वेश्चन उठा के स्टेटमेंट 1 कहता है पार्लियामेंट्री कमिटीज एक्ट एज अ मिनी पार्लियामेंट। जी हाँ, हमने बहुत बार सुना है पार्लियामेंट्री कमिटीज को मिनी पार्लियामेंट कहे जाने के तौर पर। ठीक है, व्हाई दे आर कॉल्ड एज मिनी पार्लियामेंट्स, बिकॉज दे हैव एमपीज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट पार्टीज हु आर इलेक्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बिल्कुल सही है, ये सही स्टेटमेंट दी हुई है। दूसरा स्टेटमेंट पूछता है पार्लियामेंट्री कमिटीज एंश्योर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी थ्रू स्क्रूटनी ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग। वेरी गुड, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है द कमिटी रिकमेंडेशंस आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। यहां थोड़ा सा डाउट आ जाता है। देखिए, कोई भी कमिटी हो उसकी जो भी रिकमेंडेशन होंगी वो कभी बाइंडिंग नहीं हो सकती गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि जो रिकमेंडेशंस होता है उनको मानना न मानना गवर्नमेंट के हाथ पर होता है, तो ये नॉन बाइंडिंग होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा जो है ये गलत होगा। अब चूंकि ये गलत हो गया और फिर हम अगर सॉल्यूशन पर आए, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप सॉल्यूशन लगाते हो तो जो आपके ऑप्शन है, इन केस आपको ये नहीं पता, ये तीनों स्टेटमेंट के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, अगर आप उस आधार पर देखो तो सबसे पहले तो जो ऑड वन आउट है आप उसको हटाओगे, राइट। इसको हटाने के बाद आप फिर देखोगे स्टेटमेंट वाइज जाओगे कि क्या है। स्टेटमेंट वाइज में थर्ड ऑप्शन हमारा गलत है, थर्ड में से ये चला गया, ये चला गया, बचा हमारा A1 and 2 एंड यही करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं सॉल्यूशन क्या कहता है। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है कि A इज द करेक्ट आंसर एंड पार्लियामेंट्री कमिटी से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं, राइट, क्योंकि जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपको यही 2 पॉइंट्स या यही 3 स्टेटमेंट्स जो मैंने दिए हैं उनसे ही क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन किसी भी जगह से उठा के पूछ सकता है, कुछ भी पॉजिटिव का नेगेटिव दे सकता है। अब जैसे आप देखो इसमें जो 4th पॉइंट है दैट इट स्क्रूटिनाइजेस द अकाउंट्स एंड द रिपोर्ट ऑफ CAG। ठीक है, अब यहाँ पर CAG का जो है ये पब्लिक अकाउंट्स कमिटी भी कर सकता है या कुछ भी चेंजेस ला सकता है, तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में हमें रखनी है। ओके, चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट इज आर रिलेटेड टू कोऑपरेटिव मूवमेंट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। ये आज के यानी कि 6 दिसंबर के एडिटोरियल का पार्ट है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ डाला है। एडिटोरियल को सिद्धार्थ सर ने बहुत अच्छे तरीके से कवर भी किया है, तो अगर आपको नहीं देखे हैं आपने अगर ये पूरा एडिटोरियल एनालिसिस, तो प्लीज जाकर देखिएगा। और वहां से रिलेटेड ये जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसको एक बार देख लेते हैं क्या कहता है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, इन 1950 द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हैड रिकमेंडेड अ नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इन 1997 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड एन एक्ट टू रिमूव द प्लेथोरा ऑफ डिफरेंट लॉज गवर्निंग द सेम टाइप्स ऑफ सोसाइटीज। ठीक है, अब देखो जब भी ये ईयर वाले क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, 99% टाइम चांसेस होता है कि ये गड़बड़ होंगे ही होंगे। तो पहली चीज तो ये, बट फिर भी आपको डाउट है कि पता नहीं यार ये सही होगा या गड़बड़ होगा, पता नहीं, वी डोंट नो बिकॉज वी डोंट हैव एनी आइडिया। तो आप पहले तो ये देखो 1950 में ये बात कर रहा है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की। 1950 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो आया था, तो क्या ये पॉसिबल है कि कॉन्स्टिट्यूशन आते से तुरंत ही एनडीसी जो है वो एक्टिव होके सबसे पहले जो है नेशनल पॉलिसी बनाया उसने कोऑपरेटिव सोसाइटी पे? थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है ये। यहीं पर अगर थोड़े आगे पीछे ईयर्स दिए होते तो स्टिल कंसिडरेबल था, बट 1950 में आई डोंट थिंक सो, इसलिए मैं ये मान के चलूंगी कि ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरी चीज जो है, 1997 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड एन एक्ट टू रिमूव द प्लेथोरा ऑफ डिफरेंट लॉज गवर्निंग द सेम टाइप्स ऑफ सोसाइटीज, ये भी थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि 1997 में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इतना ये थोड़ा सा हम कनेक्ट करके जो भी मतलब हमारी एक्टिविटीज हैं उससे रिलेटेड देख सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं आइडिया है ना, तो ये मान के चलिए कि भाई ये जो 2 ईयर्स हैं ये पक्का गलत दिए होंगे। ओके, क्योंकि अगर जो ये प्लेथोरा हटाने की बात की जाए और जहां तक हम अगर इसके फैक्ट्स को याद करने की कोशिश करें, तो 80s में जो है ऐसा कुछ हुआ था, और यहाँ बात हो रही है 1997 की, इसलिए ये गलत है। मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए डी, नीदर 1 नॉर 2। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या कहता है। सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग भी आंसर डी है। ये कह रहा है कि इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनको एक बहुत स्ट्रांग फेथ था कोऑपरेटिव मूवमेंट में। बिल्कुल सही बात है। और 1958 में यानी कि लगभग आजादी के 10 साल के बाद एनडीसी रिकमेंड किया था नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा यहां से निकल जाता है। ठीक है, जो दूसरा स्टेटमेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 1980s में ऐसा कुछ हुआ था, so the correct date was 1984 parliament of india enacted the multi state cooperative societies act to remove the plethora of different laws. Okay, so thank you so much guys for being with us and attending this session. I hope आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो समन्वय लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म भर के सबमिट करके हम हमारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चंस आपसे हमने पूछे हैं, कोशिश करिए उसको सॉल्व करने की और कमेंट सेक्शन में हमें बताने की। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो आप वो भी हमें दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उन्हें इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.